कविता केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है और इस कविता का शीर्षक है चांद गहना से लौटती बेर। देख आया चंद्रमा गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि इस गांव से लौट रहे हैं जिसका नाम है चांद गहना। लौटे समय कवि को खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर गांव के सौंदर्य को निहार रहा है। आगे की पंक्तियों में ज्यादातर पौधों की तुलना अलग अलग वेशभूषा वाले आदमियों से की गई है और इस एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। चने का एक पौधा ऐसा लग रहा है जैसे एक ठिगना सा आदमी अपने सर पर छोटे से गुलाबी फूल की पगड़ी बांधकर सज धज कर खड़ा है। और अगली पंक्ति में पास ही मिलता उगी है बीच में अलसी हठीली, हठीली देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए या दूं हृदय का दान उसको। अक्सर चने के खेत में ही तीसी या अलसी के बीज भी बो दिए जाते हैं। अलसी ऐसे लग रही है जैसे चने की बगल में हटकर खड़ी हो गई हो और अपनी कामिनी काया और लचीली कमर के साथ उसने बालों में नीले फूल लगा रखे हैं, जैसे ये कह रही है कि जो भी इस फूल को छुएगा उसे ही उसका दिल मिलेगा। और अगली पंक्ति में और सरसों की न पूछो हो गई सब सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग चंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊं अधिक है। सरसों को लगता है कि सबसे बड़ी हो गई है, वह इतनी बड़ी हो गई है कि उसने अपने हाथ पीले करवा लिए हैं और विवाह मंडल में बैठ गई है। ऐसा लग रहा है कि होली के गीत गाकर हुआ फागुन का महीना भी उस ब्याह में शामिल हो रहा है। इस स्वयंवर में प्रकृति अपने प्यार का आंचल हिला रही है। हालांकि यह निर्जन भूमि है लेकिन लोगों के भीड़ भाड़ वाले शहर से कहीं ज्यादा प्रेम यहाँ दिखने को मिल रहा है। और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही है इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी हैं घास भूसी ले रही हैं वो भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चमकाता है, पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। सामने एक पोखर है जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। पोखर की तलछटी पे जो शैवाल हैं वो भी साथ साथ लहर मार रहे हैं। पोखर के बीच में प्रायः लकड़ी का एक छोटा सा खंभा होता है, कुछ जगह पर इसे जाट कहा जाता है। इसमें पोखर में पानी का गहराई की पता लगता है। इसकी तुलना चांदी के एक बड़े से खंभे से की गई है जिसे आंखें चौंधिया जाती हैं। किनारे पड़े छोटे छोटे पत्थर इस तरह चुपचाप पानी पी रहे हैं जैसे उनकी प्यास कभी नहीं बुझने वाली हो। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जाल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबा कर चोंच में नीले गले को डालता है। बगुला पानी में अपनी टांग चुबाकर चुपचाप खड़ा है। जैसे ही किसी मछली को देखता है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। वह चट से उसे चोंच में दबाकर अपने गले के नीचे उतार लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ी है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। एक काले सर वाली चालाक चिड़िया अपने सफेद पंखों के झपाटे से जल के हृदय पर तेजी से टूट पड़ती है और एक चतुर मछली को अपने नीले चोंच में दबाकर आसमान में उड़ जाती है। ओ यही से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। सामने ऊंची जमीन से रेलवे लाइन गई है लेकिन अभी ट्रेन का समय नहीं हुआ है। कभी को कहीं जाने की जल्दी भी नहीं है, इसलिए वह वहां की सुंदरता को अपनी आंखों में मन भरकर उतारने के लिए पूरी तरह से आजाद है। और
चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, काम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, दूर दिशाओं तक फैली हैं बाज भूमि पर। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। पठारी क्षेत्र की पहाड़ियां कम ऊंचाई वाली और बेडौल होती हैं। साथ में बबूल और रीवा के कांटेदार पेड़ को कोई सुंदर दृश्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सून पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे 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 टे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टीटो टीटो। इस बंजर भूमि पर भी तोते का मीठा सुर सुनाई पड़ता है। सारस की आवाज जंगल के सीने को चीरते हुए निकल जाती है। और जिस तरह से अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। जहाँ चुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। कवि का मन कहता है कि उसी सारस के साथ पंख फैला कर उड़ जाए। कभी उड़कर वहां पहुंचना चाहता है जहां हरे खेत में कोई प्रेमी युगल छुपकर मिल रहे हैं। वहां दबे पांव जाकर कभी उनकी प्रेम कहानी सुनना चाहता है। और इस तरह से कवि ने अपने पंक्तियों को यहीं पे विराम दे दिया है।